हाँ, ये सिर्फ टर्सरी सिर्फ राजस्थान में है? राजस्थान में और हिमालय, राजस्थान और हिमालय का है। क्वाटरनरी पीरियड क्या है? द प्लेस्टोसीन पीरियड इज मार्क्ड बाय आइस एज एंड ग्लेशिएशन ऑन ए लार्ज स्केल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द मोराइन डिपॉजिट्स एंड द करेवा फॉर्मेशन। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। क्वाटरनरी टाइम पीरियड जो है वह किसके लिए बेसिकली जानता है? मिडिल गैंगेटिक प्लेन के फॉर्मेशन के लिए नहीं, कोस्टल प्लेन ऑल्सो फॉर्म्ड इन क्वाटरनरी टाइम पीरियड, ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन क्वाटरनरी पीरियड। कश्मीर घाटी का भी निर्माण कब हुआ है? यही क्वाटरनरी चतुर्थ कल्प में हुआ है। वैली ऑफ कश्मीर प्रीवियसली कंसीडर्ड एज ए करेबा लेक, किसके नाम से था वह? करेबा झील के नाम से था। वैली ऑफ कश्मीर का जो लोकेशन आप देखेंगे कुछ इस तरह का है। सीनक्लाइन वैलीज है, यह एंटीक्लाइन सीनक्लाइन नाम समझते हैं इसको, हिंदी में अपनति और अभिनति। या एंटीक्लाइन हुआ या क्या हो गया? सीनक्लाइन हो गया, ठीक है। आप देखेंगे हिमालय पढ़ेंगे, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक है ना, तो पीर पंजाल, पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल यह माउंटेन है, और पीर पंजाल में एक गैप है बनिहाल गैप, जो जम्मू को क्या करता है? कश्मीर से जोड़ता है। और पीर पंजाल जो है वह जो लेसर हिमालय है और ग्रेटर हिमालय के बीच, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय जो है यह है, यह ग्रेटर हिमालय हो गया, यह लेसर हिमालय होगा। लेसर हिमालय का पार्ट है पीर पंजाल, और पीर पंजाल का जो गैप है वही है क्या? बनिहाल गैप। और यह कश्मीर हो गया, तो मीन्स दोनों ओर से किससे घिरा हुआ है? पर्वत से घिरा हुआ है, माउंटेनियस है। तो यहां पे यह भी माउंटेन है और यह भी क्या है? माउंटेन है। और बीच में यह सीनक्लाइन था। अब अपनतिक अभिनति नाम सुना होगा, अपनति मीन्स ऊपर उठा हुआ, अभिनति मीन्स नीचे। यह अभिनतिक वैली था, अभिनतिक वैली था। यहां से रिवर्स आ रहे थे, यहां से भी रिवर्स आ रहे थे, और इस रिवर के डिपोजिशन से इस कश्मीर वैली का फॉर्मेशन हुआ। दिस सीनक्लाइन वैलीज इज नोन एज करेबा लेक। यह बेसिकली क्या था? यह करेबा झील था। और करेबा झील में अलग अलग नदियों के द्वारा लाए गए डिपोजिशन से बना है क्या? कश्मीर घाटी। कब बना है? यही क्वाटरनरी पीरियड में बना है। और वही करेबा झील का जो कुछ रेसिडुअल पार्ट बच गया, तो कश्मीर का झील सबका नाम सुने, डल झील है, वुलर झील है, नहीं है, स्वीट वाटर लेक्स जो है, वो सारे उसी के अवशिष्ट भाग हैं करेबा झील के, समझे। तो क्वाटरनरी पीरियड का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वह क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कश्मीर वैलीज, कश्मीर वैलीज फॉर्म्ड बाय द करेबा डिपोजिशन ऑफ करेबा झील्स, डिपोजिशन बाय द रिवर्स इन करेबा झील्स, ठीक है। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर लेना है, लिख लेना है। और करेबा झील में जो है डिपोजिशन रिवर के डिपोजिशन से हुआ है, रिवर के डिपोजिशन से हुआ है, तो ऑब्वियसली बात वहां पे एल्यूवियल सॉइल होगा। कश्मीर वैली का क्लाइमेट जो है वह क्या है? वह कोल्ड क्लाइमेट है, मैक्सिमम टाइम वहां पे क्या होती है? ठंडी होती है। जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, ठंडी का क्षेत्र है, तो वह सेफ्रॉन के लिए क्या होता है? कहवा की खेती के लिए इंपॉर्टेंट। और सेफ्रॉन, कहवा, कहवा का सेफ्रॉन, ये केसर, हाँ केसर, सॉरी, केसर की खेती के लिए क्या होता है? वह फेमस होता है। केसर होता है ना, काफी कॉस्टली होता है। अब देखिए तो क्वेश्चन लिखाएगा कितने कंटेंट से, एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। हाँ, बिहार का जो है एल्यूबल सॉइल्स एरिया है वो सब इस पीरियड का, जलोढ़ मिट्टी, हाँ बताया अभी, जो मेन एरिया तो वही है, बिहार का ही है। किसका? गंगा, वही तो बोल रहा हूँ, बिहार का जो मिडिल गंगेटिक प्लेन है वह क्वाटरनरी ग्रुप्स का ही है। छोटा नागपुर धारवाड़ में आएगा, और छोटा नागपुर का कुछ पार्ट जो है वह किस में आएगा? आर्कियन में भी आएगा, और कुछ पार्ट जो है गोंडवाना में भी आएगा। हाँ, इसलिए बोला छोटा नागपुर इज मिनरल हाउस ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया, वर्ल्ड कहना सही नहीं है, इंडिया। हाँ,
धनबाद एरिया जो है वह गोंडवाना क्रम का है। जमशेदपुर का आसपास का क्षेत्र जो है वह क्या है, धारवाड़ क्रम का है। जमशेदपुर सिंहभूम के आसपास का क्षेत्र, नोआ मुंडी उंडी जो है, ये सब जो है मिनरल्स के लिए, आयरन ओर्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो आपका हो गया आयरन ओर्स वाला, पश्चिम बंगाल से आसपास का एरिया होगा आयरन ओर्स वाला। इधर वाला हो जाएगा आपको कोयला वाला, और बीच का एरिया झारखंड का हो जाएगा, वहां पे एटॉमिक मिनरल्स भी है, जादूगोड़ा वाला, ठीक, यूरेनियम। हाँ, तो झारखंड में जो है बॉक्साइट भी है। झारखंड में बहुत सारा मिनरल्स है, और झारखंड में बहुत सारा मिनरल्स है। तो अब आपको यह दिख रहा होगा झारखंड में बहुत सारे चट्टान है जो बहुत सारे पीरियड्स में बने हैं। तो झारखंड में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रॉक्स अधिक है, बिहार में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रॉक्स क्या है, कम है। बिहार का मैक्सिमम एरिया किससे कवर्ड है, जलोढ़ मिट्टी से कवर्ड है। बिहार का केवल सदर्न पार्ट जो है वह क्या है, वह आपका मिनरल रिच एरिया है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दे आर अटैच्ड विद झारखंड, या पेनिनसुलर प्लेट्यूस, आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स और धारवाड़ ग्रुप ऑफ रॉक्स, ठीक है। इसलिए वहां पे क्या है, थोड़े बहुत हमारे यहाँ भी मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन रिसेंट हमारा जो अब ये इन्वेंशन है उसमें जमुई एरिया किसके क्लोज है, झारखंड के क्लोज है। जमुई में गोल्ड का सबसे बड़ा रिजर्वायर मिला है, नहीं मिला है, उसके पीछे रीजन यही है। फिर कुछ और रिसर्च कहता है किशनगंज एरिया, किशनगंज का नाम सुने हैं, पूर्णिया एरिया में फ्यूल में ये पेट्रोलियम का रिजर्वायर है। क्यों है? क्योंकि वह पश्चिम बंगाल से क्लोज है, पश्चिम बंगाल का एरिया। पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है, साइंटिस्ट ने कहा है, कोलकाता इज फ्लोटिंग ऑन द सी ऑफ ओशियन, ये पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। कोलकाता जो है वह तेल पर तैर रहा है, लेकिन वह तेल जो है इतनी गहराई में है जो उसका एक्सट्रैक्शन बहुत महंगा है। उसे सस्ता हमको क्या होता है, बाहर से खरीदना। इसलिए उस तेल का हम लोग क्या करते हैं, पश्चिमी चंपारण में भी गोल्ड का ये मिला है। तो ये सब क्या है, ये सब पश्चिमी चंपारण हो या फिर जमुई का एरिया, ये सब किस, झारखंड के क्लोज का एरिया। झारखंड से तो आर्कियन स्ट्रक्चर के कारण वहां पे भी कुछ मिनरल्स हमारे यहाँ हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन का डिमांड हो, बिहार से कंटेक्स्ट हो, तो क्या 50 वर्ड बिहार से नहीं लिखाएगा, इसे में एकदम 100% लिखाएगा, ठीक है। बिहार का वो मैप बना देना, इंडिया से उसको दिखा देना, झारखंड से कलर कर देना। हाँ, टर्शियरी काल, और ये सब दिखाना होगा। झारखंड से जुड़ा जो लगा हुआ एरिया है बिहार का, दक्षिण पश्चिम झारखंड वाला, हाँ, उसको दिखा देना है। दक्षिण पश्चिम के उत्तर पश्चिम जी, उत्तर पश्चिम, सॉरी, उत्तर पश्चिम नहीं, हाँ, बिहार का दक्षिण पश्चिम, हाँ, तो उसको दिखा देना है। तो मतलब इसको मैप से आप जो है क्वेश्चन को ये कर लेना है। ये गंगा का मैदान है, आसान है। अब एक ही मैप में अगर सब दिखाना है, सबको अलग अलग स्ट्रक्चर बना देना है, किसी में डॉट डाल देना है, किसी में एरो डाल देना है, किसी में, हाँ, और डाल देने के बाद इतना ही नहीं करना है, उसके बाद इंडेक्स भी बनाना है, इसे लिख देना है, जो ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो है ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तब न समझ पाएगा जो आपने क्या से इंडिकेट किया है। इस टॉपिक से क्वेश्चन लिखाएगा। अब हम लोग जो मेन टॉपिक है दूसरा, जहां से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है और यहां से क्वेश्चन इस बार भी आएगा, हमको ऐसा लगता है, जो चूंकि क्वेश्चन पूछने का एरिया बड़ा हो गया है, 25-21 क्वेश्चन पूछ रहा है ना जी। शॉर्ट नोट्स है हमारे पास, उसके पास बहुत सारा पूछने का, फुल लेंथ क्वेश्चन पूछने का है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं है, 5 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में, तो बहुत सारे टॉपिक को कवर करने का उसके पास स्कोप बन जाता। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछेगा वह। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत का भूआकृतिक प्रदेश। फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत का भूआकृतिक प्रदेश, नहीं। On the basis of physiographic division, India can be divided as
4 मेजर डिवीजन। फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हाँ। दूसरा मिडिल गंगेटिक प्लेन, मिडिल मध्यवर्ती मैदान, मिडिल प्लेन्स। थर्ड वन इज पेनिनसुलर प्लेट्यूज एंड फोर्थ वन इज कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड्स। ठीक है, देयर आर 4 मेजर डिविजन्स, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। नहीं, ये 4 भारत के मुख्य भूआकृतिक विभाजन है। पहला क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, सब लोग समझे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा क्या है? मिडिल गंगेटिक प्लेन। तीसरा क्या है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश। और चौथा क्या है? तटीय मैदान एंड आइसलैंड्स। ठीक है, अब देखिए इसको एक फिगर से समझिए। ये फिगर बहुत काम देगा। हाँ, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फिगर से हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ये पामीर नॉट हो गया, ये कुनलुन हो गया, और ये हिंदू कुश हो गया। हाँ, देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। 2 एरिया होता है जनरली, इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, और एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। ठीक है, तो ये दोनों एरिया में एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे कोस्टल एरिया, इंडिया का कोस्टल एरिया है, मान लीजिए यह इंडिया का मैप है ना, यह इंडिया का मैप है। इंडिया से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा वह क्या होगा? इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। और ये जो क्लासिफिकेशन है, यह क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UN क्लाउज। हाँ, समुद्र के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कानून बना है उसके आधार पे है। मीन्स क्या? कोई भी देश अब समुद्री सीमा के कितने क्षेत्र का किस प्रकार से उपयोग करेगा, उसका तटवर्ती देश, उसके लिए यह गाइडलाइन बना है। उसके लिए अलग अलग रेंज एरिया को, रीजन को डिफाइन किया गया है, जिसमें 12 नॉटिकल माइल के एरिया को टेरिटोरियल सी जोन कहा गया है कोस्टल एरिया से। फिर कोस्टल एरिया से 24 नॉटिकल माइल के एरिया को कॉन्टिजियस सी जोन कहा गया है। फिर कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल के एरिया क्या कहा गया है? EEZ कहा गया। समझे? यह बेसिकली ओशियन के लिए है। क्या है डिटेल्स में जब कभी टॉपिक पढ़ेंगे देखेंगे। लेकिन SEZ जो है वह क्या है? वह एक न्यू इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। यह इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सभी देशों के द्वारा, चीन के द्वारा भी, भारत के द्वारा भी, अपने देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में ही एक ऐसा क्षेत्र घोषित करता है, डिटरमाइन करता है। जैसे यह बिहार है ना, इस पटना को नीतीश कुमार यह डिक्लेयर कर दे, पटना को हम SEZ बनाते हैं। दैट मीन्स क्या? पटना अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आएगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव यह पड़ेगा, पटना के चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन पटना के अंदर जो एक्टिविटीज होगा, जो भी आर्थिक गतिविधि होगा, जो भी बिजनेस होगा, उस बिजनेस का कंट्रोल डायरेक्टली नीतीश कुमार के पास नहीं रहेगा। अर्थात आर्थिक रूप से यह पटना अब विदेश हो जाएगा। राजनीतिक रूप से देश में रहेगा, लेकिन आर्थिक कानून इसके ऊपर लागू नहीं होगा। बहुत सारे टैक्स इसको नहीं लगेंगे।
और पटना से हाजीपुर जाएगा कोई भी सामान तो उसको पटना का एक्सपोर्ट निर्यात माना जाएगा, और हाजीपुर से पटना आएगा तो उसको आयात माना जाएगा। और बॉर्डर पे गांधी सेतु पुल पे क्या लगेगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी। समझे? यह SEZ कंसेप्ट ऑफ SEZ बेसिकली इसलिए लाया गया है जो अब टैक्स कम लगेगा, टैक्स कम लगेगा तो पटना में बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहेगा, इससे बिजनेस को क्या मिलेगा? बूस्ट मिलेगा। बिजनेस को बूस्ट मिलेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या मिलेगा? इससे प्रमोशन मिलेगा। इसलिए SEZ बेसिकली यही कंसेप्ट है जो कि न्यू इकोनॉमिकल कंसेप्ट है। समझे? और EEZ जो आया है वह किससे आया है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी से। हम कंफ्यूज नहीं करना ही कीजिए, बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें। हाँ और समुद्री सीमा समुद्री क्षेत्र 5 भाग में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो उसको भी जोड़ सकते हैं, EEZ वाले को अलग से कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, काहे जोड़ेंगे EEZ का क्लासिफिकेशन? यह फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना। EEZ एक इमेजनरी डिवीजन है विच वाज गिवन बाय यूनाइटेड नेशन। वह फिजियोग्राफिक डिवीजन थोड़ी है, उसको तो हम कंसीडर कर लें कोस्टल बाउंड्रीज एंड आइलैंड्स में। किस कंडीशन में लगाएगा? कौन सा? SEZ SEZ गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। बिहार में एक भी SEZ नहीं है इकोनॉमिक जोन। कंडीशन में मतलब कि जैसे कि समुद्र में कहीं पेट्रोल निकल गया तो उसको ये नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। पेट्रोल का है ऐसा नहीं है, गलत कंसेप्ट नहीं, गलत कंसेप्ट नहीं। अब नीतीश कुमार की इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी बिहार सरकार की। बिहार सरकार कहेगी जो हम SEZ के रूप में, इसका लॉस भी तो है क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, हम SEZ के रूप में हाजीपुर को अनाउंस करते हैं। कर सकती है सरकार। नहीं नहीं, कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं। नोएडा SEZ है। क्या? हाँ, उसके अंदर हम काम करेंगे तो हमको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, टैक्स छूट मिलेगा, यही है और कुछ भी नहीं। उसमें जो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। चाहता है व्यापारी जो वहाँ व्यापार करना, क्योंकि टैक्स नहीं लगता है, बहुत सारे टैक्स एडवांटेज रहते हैं वहाँ पे। नहीं, SEZ एक भी नहीं है, SEZ एक भी नहीं है बिहार में। SEZ कहाँ है? हाँ, दिया जा रहा है बिहार में। कहा जा रहा है एग्रीकल्चर SEZ बने, कृषि आधारित SEZ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगेगा तो वहाँ पे टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बिहार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत सारे हर्डल हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं, और उद्योग, हाँ उद्योग को बढ़ावा दे, सही बोल रहा हूँ, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SEZ कंसेप्ट लाया जाता है। होने से मतलब कोई भी कंट्री डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है, 100% FDI लॉ होता है SEZ में। अच्छा वो बोल रही थी आप, 100% FDI लॉ होता है, 100%, कहीं कोई उसमें बैरियर नहीं होता है। क्या? SEZ ना, इंडस्ट्रियल एरिया और SEZ और दोनों अलग अलग। इंडस्ट्रियल एरिया किसी को अनाउंस कर सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया जैसे बिहार पटना का फतुहा है, वह इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन SEZ एरिया जो होता है वह अनाउंस नहीं है, उसमें RBI का भी रोल होता है, RBI भी उसको, लेकिन बिहार सरकार अगर प्रपोजल देगी तो RBI उसको एक्सेप्ट करेगा। सेंट्रल RBI का रोल है, सेंट्रल का रोल नहीं है। RBI सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है ना, नहीं है। और SEZ में अगर कोई कंट्री FDI करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको किसी से अनुमति की आवश्यकता, किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। वह जो है 100% तक FDI कर सकता है, मीन्स कोई भी कंपनी वहाँ लगा सकता है, और लगाने के 1 महीना के अंदर RBI को केवल रिपोर्ट कर देगा कि हम इतना इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए उसको ऑटोमेटिक रूट कहते हैं। ये वाला तो जो कंसेप्ट अभी समझा है तो बहुत बढ़िया, गरीबी मिटाने में भी आएगा, बेरोजगारी दूर करने में भी। SEZ का तो है ही, क्वेश्चन पूछ भी रखा है। बिहार को बिहार में देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो बैरियर्स होंगे, मेंस में लिखना होगा अगर जो अवरोधक हैं, उस अवरोध में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही क्या डिसाइड होता है? ICOR एक वर्ड है, जरूर इसको मेंस में लिखना, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ICOR कहते हैं। जैसे ICOR मान लीजिए पटना में हमको इस मार्कर का प्लांट लगाना है, ठीक है, पटना में इलेक्ट्रिसिटी है, रोडवेज है, सब कुछ है, तो पटना में, और दूसरा मार्कर का प्लांट लगाना हमको मोकामा में। मोकामा जान रहे?
मोकामा, मोकामा में कुछ नहीं है, क्राइम भी बहुत है ना, क्राइम है। तो मोकामा में लगाने के लिए हमको पहले रोड बनाना होगा, रेल बनाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी देना होगा, क्राइम कंट्रोल करना होगा। तो मोकामा में हमारा इस मार्कर का कॉस्टिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। पटना में हमारा कॉस्टिंग क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पटना का मार्कर सस्ता होगा, मोकामा का मार्कर महंगा होगा, क्योंकि पटना का आधारभूत संरचना मजबूत है, मोकामा का आधारभूत संरचना क्या है, कमजोर है। यही आधारभूत संरचना है ICOR, समझे। ICOR क्या करता है, हमारे लागत मूल्य को कम करता है। और भारत, अब पटना मोकामा का हम लोग कंपेयर किए, अब भारत और चीन का ICOR कंपेयर करें। चीन का ICOR हमसे बेहतर है, इसलिए चीन के मार्कर का कीमत क्या होता है, कम होता है, हमारे मार्कर का कीमत क्या होता है, अधिक होता है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का अर्थ हुआ एक इकाई अधिक लगाने के बाद, इंक्रीमेंटल कैपिटल मीन्स कितना कैपिटल हम इंक्रीज कर रहे हैं, और उसका आउटपुट कितना अधिक इकाई हमें क्या मिलता है, उसका आगत मिलता है, आज वापस निकलता है, उसी का अनुपात क्या कहलाता है, वह ICOR कहलाता है। ICOR ऑफ चाइना इज मच बेटर देन द इंडिया बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चाइना इज मोर पावरफुल देन द इंडिया। भारत से अधिक वहां का शक्तिशाली है आधारभूत संरचना, जिस कारण से वहां का ICOR बेहतर है। तो इस तरह से आप वहां पे इसको मेंस के आंसर राइटिंग में ICOR वगैरह को, बिहार का अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कोई बैरियर्स है तो उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, समझे। इसको ये बोल सकते हैं उत्पादन मूल्य, अनुपात निर्यात मूल्य। निर्यात कहाँ होगा, उत्पादन में प्रोडक्ट निर्यात कहाँ है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। एक्सपोर्ट तो कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं बोलो। कितने कंट्रोलर केंद्र के हाँ RBI देखो, इंक्रीमेंटल कैपिटल मीन्स क्या, इंक्रीज मीन्स क्या होता है, बढ़ाना, कैपिटल मीन्स पूंजी। इंक्रीमेंटल कैपिटल बढ़ा हुआ पूंजी से आउटपुट रेशियो कितना हमें अधिक आ रहा है, उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, ICOR कहते हैं, समझे। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, आगत लागत पूंजीगत अनुपात। चलिए, तो ये आते हैं हम लोग, ये क्या है, ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कब बना है, यह हमारे अर्थ पे जो माउंटेन बिल्डिंग एज आए हैं वह प्री कैम्ब्रियन नहीं आया है, हर्सिडियन, उसके बाद जो है अल्पाइन, यह क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन है। हिमालय किसका उदाहरण है, नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। उत्तर का पर्वतीय नॉर्दर्न माउंटेन रेंज इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन्स व्हिच फॉर्म्ड बाय द अल्पाइन मूवमेंट। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश क्या है, नवीनतम पर्वत का उदाहरण है, न्यू फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। क्या है यह, नवीनतम पर्वत का है, जो किससे बना है, यह अल्पाइन भूसंचलन से बना हुआ है, which formed by the अल्पाइन अर्थ मूवमेंट। अल्पाइन भूसंचलन से बना हुआ न्यू फोल्ड माउंटेन है, कौन सा, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, है ना। उसके बाद मिडिल गैंगेटिक प्लेन, डीपेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड, सही है, यहीं पे लिख देना है नीचे, अच्छा रहेगा। विश्व का सबसे गहरा मैदान है ना, सबसे गहरा मैदान, जानते हो इसकी गहराई कितनी है, 6000 मीटर, 6 किलोमीटर गहरा है यह मैदान, मिडिल गैंगेटिक प्लेन। हाँ, अभी कैसे है हम लोग हिमालय उत्पत्ति में देख लेंगे तो समझ लेंगे। 6000 मीटर इसकी गहराई है, दैट मीन्स क्या, 6 किलोमीटर। डीपेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे क्या है, यह गहरा मैदान है। उसके बाद यह क्या है, पेनिनसुलर स्ट्रक्चर विच इज आर्कियन स्ट्रक्चर, नहीं, यह क्या है, आर्कियन संरचना से निर्मित है, आर्कियन संरचना से निर्मित है ना। उसके बाद यहां पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट,
ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल एरिया है और वेस्टर्न कोस्टल एरिया है। और सेम टाइम ईस्टर्न एरिया में क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, आइसलैंड्स है और वेस्टर्न में क्या है, लक्षद्वीप है। डिफरेंस है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में, क्या डिफरेंस है? एक तो सर वो से बना है गुड, हाँ, यस यस, गुड, वेरी गुड। बना हुआ है सर आपको ये जो अरावली पर्वत के पुराने क्षेत्र से अंडमान निकोबार। बढ़िया बोल रही हो, लेकिन थोड़ा और सुधारो इसको, सही बोल रही हो। हाँ, अंडमान निकोबार किससे बना हुआ है? यह हिमालय का सबसाइडेड पार्ट है, हिमालय का ही सदर्न एक्सटेंशन है। हिमालय ही क्या है, दक्षिण की ओर जो विस्तार किया है उससे, हाँ, वही उसी से अंडमान निकोबार बना है। अंडमान निकोबार आइलैंड को इसलिए टेक्टोनिक आइलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेक्टोनिक, माउंटेनियस आइलैंड भी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड इज द एग्जांपल ऑफ टेक्टोनिक आइलैंड बिकॉज विच इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, सदर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। एंड लक्षद्वीप इज एग्जांपल ऑफ कोरल आइलैंड, ठीक है, वह क्या है, कोरल से बना हुआ है। यह दोनों में डिफरेंस है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में भी डिफरेंस है। विड्थ ऑफ ईस्टर्न घाट इज हाइयर देन द वेस्टर्न घाट। व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑल पेनिनसुलर रिवर, बाउथ ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर इन बे ऑफ बंगाल। सभी नदियां कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए जो है उसकी चौड़ाई जो है, पूर्वी घाट के मैदान की चौड़ाई पश्चिमी घाट के मैदान की तुलना में क्या है, अधिक है। समझे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फिजियोग्राफिक डिवीजन, गिवन ए शॉर्ट नोट्स ऑन फिजियोग्राफिक डिवीजन, 150 वर्ड में केवल यही लिखे, आपको कुछ नहीं करना है, फिगर बना करके इसको थोड़ा क्या करना है, लिख देना, कहानी खत्म। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। समझे? अब आइए एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं हम लोग ये वाला फिगर। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं हिमालय को, ठीक है। हिमालय के बेसिक, हिमालय हम लोग जानते हैं, हिमालय हमारे किस डायरेक्शन में है, आर्क शेप में पश्चिम से पूरब की ओर उत्तरी भाग में यह स्थित है, ठीक है। अगर हम बिना पढ़े हिमालय का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है यह लिखने दें, और इस 150 वर्ड में क्या यह लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, क्या क्या लिखाएगा इसमें, मेंस में लिखना पड़े तो। अगर आपको दिया जाए, अभी क्वेश्चन बताया था ना, जो हिमालय का इंडियंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो भारतीयों पे क्या प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही, इनडायरेक्ट है। भारतीयों पे अगर लिखा था भारतीयों पे आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, तो डिफाइंड है क्वेश्चन, लेकिन केवल भारतीयों पे प्रभाव लिखा हुआ है। तो आप अगर आपको लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे इसको आप? लिखेंगे पहले पर्यावरण प्रभाव या मौसमी प्रभाव में लिखेंगे सर। जलवायु परिवर्तन का सर सबसे बड़ा स्टार्ट क्या करोगे, स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, पहला लाइन क्या लिखेंगे, सब लोग सोचिए। फर्स्ट लाइन, अगर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हिमालय पर्वत जो है सो हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए, भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक हिमालय का केवल हिमालय का हम बोल रहे हैं कि सर इसका कई क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। हाँ अब आए हो सही डायरेक्शन में। हाँ, कई क्षेत्रों पर सबसे पहले हिमालय का ज्योग्राफिकल लोकेशन लिखेंगे, भारत हिमालय कहाँ अवस्थित है, नहीं, और उसका अब भारतीयों पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो सीधे सीधे मल्टी, विच इज मल्टी डायमेंशनली इफेक्ट ऑन इंडियंस, नहीं, इसका भारतीयों पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। एक लाइन पहला लिख दिया। इन बहुआयामी प्रभाव में जलवायविक प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है, भू सामरिक प्रभाव है, सांस्कृतिक प्रभाव है, नहीं है, पर्यावरणीय प्रभाव है। पहले हेडिंग डाल दी। अब देखो हेडिंग डालने का भी तरीका होगा क्या, आंसर राइटिंग में पीरियड पहले जो क्लास ले रहे थे उसमें मेंस का कुछ क्वेश्चन कॉपी दिखाए थे, कुछ बच्चे का जिसका रिजल्ट आया था, याद है, फिर पहले क्लास में दिखाए थे, जो उसमें लिखने का तरीका कैसे थे। सेम थिंग को किसी और बच्चे ने भी लिखा है, सेम थिंग को किसी और बच्ची ने भी लिखा है, उसका मार्क्स अधिक है किसके तुलना में, दूसरे के तुलना में, सेम कंटेंट है, बस तरीका लिखने का। जैसे अब ये डाल दिया बहुआयामी प्रभाव, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट, एक यहाँ डाल दिया आर्थिक प्रभाव, एक यहाँ डाल दिया जलवायु, मीन्स इसको पिक्टोरियल फॉर्म में,
एक यहाँ सेम थिंग को इस तरह से डाल दिया, हिमालय का इंडियंस पे भारतीयों पर प्रभाव लिख करके ऐसे करके डाल दिया, और उसके बाद दो दो लाइन सबको क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। जैसे अब जलवायविक प्रभाव की हम लोग बात करें, जलवायविक प्रभाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो चीजें सही होंगी, लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, हाँ हम ये जानना चाह रहे हैं। वेरी गुड, अब आए हो सही। भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है, उसके लिए बंगाल की खाड़ी तो जिम्मेदार है ही है। भारत के दक्षिण में स्थित जो हिंद महासागर है वह तो जिम्मेदार है ही है। उत्तर में हिमालय की अवस्थिति भी उतना ही जिम्मेदार है। अगर हिमालय नहीं होता तो इंडियन मॉनसून क्या होता, फ्री नहीं लौटता, तेजी से जो है आगे निकल जाता। इंडियन मॉनसून, मॉनसूनी वर्षा, भारत में वर्षा मैक्सिमम किससे होती है, भारतीय वर्षा मॉनसूनी वर्षा है। और मॉनसूनी वर्षा को ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल भी कहा था, पर्वतीय वर्षा भी कहा जाता। क्यों? क्योंकि मॉनसूनी वायु, मॉनसून एक वायु है, मॉनसून एक हवा है। हम लोग चूंकि उसका प्रभाव इतना होता है, जो मॉनसून का संबंध हम लोग क्या समझते हैं वर्षा से, मॉनसून वर्षा थोड़ी है एक वायु है, एक एयर है, और वह एयर जो है अपने साथ मॉइस्चर लेके आता है, ह्यूमिडिटी लेके आता है। अगर वह हिमालय का अवरोध नहीं होता तो वह फ्री फ्लो चलाता साइबेरिया। क्योंकि हिमालय का अवरोध है इसलिए वह हिमालय से टकराता है, और फिर क्या होता है, राइजिंग होता है, कंडेंस होता है, और फिर क्या करता है, वह पानी लाता है। यही होता है। तो भारतीय जलवायु मॉनसूनी जलवायु है। इसके लिए अगर भारत के दक्षिण में हिंद महासागर जिम्मेदार है, तो उत्तर में हिमालय की भौगोलिक अवस्थिति भी उतना ही क्या है, महत्वपूर्ण है। पहला ही स्टेटमेंट हमारा। और भारत के मॉनसूनी जलवायु का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर भारत के जलवायु के सभी ऋतुओं का प्रभाव, ऋतुओं का संबंध हिमालय से है। हिमालय का संबंध भारत के ग्रीष्म ऋतु से, भारत के ग्रीष्म ऋतु से भी है, भारत के शीत ऋतु से भी है, भारत के वर्षा ऋतु से भी है, और भारत के वसंत ऋतु से भी, सभी से। अब शीत ऋतु भारत का अधिक शीत नहीं होता है ड्यू टू हिमालय। अब जो आप बोल रहे थे, साइबेरिया से आने वाली वायु के लिए अवरोधक है। फिर हमारा जो गर्मी है, वह गर्मी भी अधिक गर्म नहीं होता है ड्यू टू हिमालय। क्योंकि हिमालय जो क्या करता है, वह टेम्परेचर में मॉडिफिकेशन लाता है। क्योंकि हाइट है, हाइट के कारण तापमान क्या होता है, हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है ना। क्या होता है, घटने का क्या रेट होता है, लोग 1 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, हाँ 165 मीटर में 32 मीटर नहीं, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, 32 मीटर तो नीचे बढ़ता है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो टेम्परेचर मॉडिफिकेशन में इसकी भूमिका होती है। फिर देखेंगे हम लोग, यह क्लाइमेट में इतना लिखा जाएगा। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा है। क्वेश्चन में अगर लेंथ अधिक मांग रहा है तो आपको अधिक लिखना है, नहीं मांग रहा है तो शॉर्ट में लिख के निकल जाना है। फिर अब क्लाइमेटिक इफेक्ट तो हम लोग देख लिए। अब इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या है इसका, आर्थिक प्रभाव एकदम दे सकते हैं। ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, सोर्स ऑफ रिवर है, सोर्स ऑफ रिवर है तो मिडिल गैंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन जो रिच डेंसिटी का एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी का एरिया है, रिच एग्रीकल्चर एक्टिविटी का एरिया हुआ, किसके कारण है, हिमालय के फॉर एवर पेरेनल रिवर जो है, सदाबाही नदी है, उसके कारण है ना, एकदम दे सकते हैं। और आर्थिक प्रभाव में क्या, खनिज संसाधन, हिमालय में मिनरल्स बहुत सारे। हाँ, हिमालय जो है हमारे लिए टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए है, पर्यटन उद्योग हिमालय के कारण है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का डाइवर्सिफिकेशन और हो सकता है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय रीजन जो है वह टूरिज्म इंडस्ट्रीज के, सॉरी वेस्टर्न पार्ट जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए है, और ईस्टर्न पार्ट जो है वह किसके लिए है, वह एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय इज फेमस, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रखा है इस तरह से, इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय इज फेमस फॉर टूरिज्म इंडस्ट्रीज। जैसे मसूरी, नैनीताल, जम्मू कश्मीर सब क्या है, टूरिस्ट प्लेस, पर्यटन स्थल है। जबकि पूर्वी भाग जो है, जैसे असम है और भी बहुत सारा क्षेत्र है, सिक्किम है, ये सारे क्षेत्र जो है या क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोकेशन ऑफ हिमालय देख रहे हैं, यह हिमालय का लोकेशन है, यह हायर लैटिट्यूड्स पे है और यह लोअर लैटिट्यूड्स पे है। 0 डिग्री के यह क्लोज होगा,
यह ओशियन बंगाल की खाड़ी के अधिक क्लोज है, यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा, अधिक होगा, और वर्षा भी क्या होगी, अधिक होगी, प्लस इसकी जो हाइट है वह भी क्या है यहाँ पे कम है, और यह क्या है, हाइयर लैटिट्यूडनल, उच्च अक्षांशीय प्रभाव यहाँ पे अधिक होगा, उच्च अक्षांशीय प्रभाव यहाँ पे हाइट कम है, यहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन इस एरिया में हाइट अधिक है। ऐसा कहा था पश्चिम से पूरब की ओर इसकी हाइट बढ़ती है, वो सही बोल रहा है, समझे। तो ये क्या है, यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हाई एल्टीट्यूडनल इफेक्ट है, उच्च अक्षांशीय प्रभाव है, हाई लैटिट्यूडनल इफेक्ट नहीं है, समुद्र से इसकी दूरी अधिक है, जिस कारण से यहाँ पे थर्मल इफेक्ट भी कम होता है, तापीय प्रभाव भी कम होता है, अनुमानित वर्षा भी क्या होती है, एक्सपेक्टेड रेनफॉल वह भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए यह अप्रोप्रिएट है, और यह क्या है, एग्रीकल्चर, खेती उद्योग के लिए। और ब्रिटिश इतना बेवकूफ़ नहीं था, वहाँ पे यहाँ पे चाय बागान लगाया, यहाँ पे अपना रहने का घर बनाया। जितना भी नैनीताल वगैरह देखते हैं सब टूरिस्ट प्लेस किसने डेवलप किया था, अंग्रेजों ने डेवलप किया था। तो एक डायमेंशन क्वेश्चन का यह भी अगर निकले तो आप उसको क्या करें, निकाल लें। फिर उसके बाद इकोनॉमिकल इफेक्ट में इस तरह से आप लिख देंगे। फिर सोशल कल्चरल इफेक्ट क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या होगा। हाँ फर्क ऐसे लिखोगे, पर्व त्योहार। तराई क्षेत्र में रहने वाले जो भी है ना, हाँ उसका जो अपना कल्चर संस्कृति को उस पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो अलग होते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले के अपेक्षा। तो एक तो वो हो गया सर, और पर्व त्योहार तो अलग चीज हो गया। डिफरेंस होता है सर उसके पहनावे, खान पान, एग्जैक्टली, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, इन सब चीज़ों का प्रभाव किसके कारण पड़ा है, यह भारत के जलवायु पे का कारण पड़ा है। और भारत का जलवायु किससे प्रभावित होता है, हिमालय से। और देखेंगे आप, थोड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता में 3 इंपॉर्टेंट ओरिजिन, धर्म का ओरिजिन है। वह कौन कौन सा, हिंदू है, जैन है और बौद्ध। तीनों में सिमिलरिटी है, नहीं है, तीनों में सिमिलरिटी है, तीनों में सिमिलरिटी है। तीनों में नॉन वेज को अवॉइड किया गया है, शाकाहार को प्राथमिकता दी गई है, तीनों जो है अहिंसा को प्राथमिकता देता, तीनों ही धर्म। बौद्ध हिंदू से आगे है, बौद्ध अहिंसा के मामले में, और बौद्ध से भी आगे है कौन, जैन, एक्सट्रीम है, लेकिन तीनों अहिंसा को प्राथमिकता। ये सारा जो डेवलपमेंट है किसके कारण हुआ है, इंडियन क्लाइमेट के कारण, हिमालय और जलवायु के कारण हुआ है। जबकि अरबियन कंट्री का 3 धर्म है, कौन कौन सा है, मुस्लिम है, यहूदी है और ईसाई है। इस तीनों धर्म में सिमिलरिटी है, तीनों धर्म में समानता है। तीनों धर्म में जो देखेंगे आप, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, तीनों में समानता है। उसमें मांसाहार को प्राथमिकता दी गई है। क्यों, क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी होता ही नहीं था, वहाँ पे नदी ही नहीं है, वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। हाँ, वहाँ पे तो जो मिलता, जो जानवर मिल जाए उसी को खा लेता था। आखिर उधर से ही क्यों आए इंडिया में, इंडिया से क्यों नहीं गया कोई यूरोप में आक्रमण करने के लिए या अरबियन कंट्री में आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इंडिया में सफिशिएंट रिसोर्सेस था, वहाँ रिसोर्सेस नहीं थे। इसका प्रभाव वहाँ के धर्म पे भी पड़ा है। वहाँ पे टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर अधिक है, वर्षा कम होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखोगे हमारा बिहेवियर जो होता है, साइकोलॉजी जो होता है, वह जलवायु से प्रभावित होता है। अगर मॉडरेट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम है, वर्षा अधिक हो रही है तो गुस्सा कम आता है। अभी देखो धूप में जाके कितना गुस्सा आता है, वो साइकोलॉजी है। तो वहाँ पे जो है क्रूएलिटी जो है वहाँ के क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस्ड है, और उसका संबंध धर्म से। अहिंसा हमारे यहाँ जो है, अगर फेस्टिवल होता है तो कहा जाता है इसमें जानवर को नहीं मारना चाहिए, नहीं है, वहाँ फेस्टिवल में जानवर को ही मारना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है, वहाँ का क्लाइमेट। धर्म का मामला कुछ यही है, धर्म का मामला और कुछ नहीं है। हम जहाँ रहते हैं उसके कारण जो हमारे रिचुअल्स डेवलप होते हैं वही आगे चल के धर्म होता है। और क्या होता है, धर्म यही है। और इसका संबंध किससे होता है, जलवायु से होता है। आप देखेंगे वहाँ पे मांसाहार है। अब वेस्टर्न जैसे जैसे और उत्तर जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो मांसाहार को और प्रायोरिटी दी गई है। अब अरबियन कंट्री में, गल्फ कंट्री में जो है मांसाहार है, लेकिन वहाँ पे कुछ एक एनिमल्स को ये कर दिया है, बैन किया गया, जो वहाँ मांसाहार में यूज़ नहीं होगा। जैसे पॉर्क को वहाँ नहीं यूज़ होता है। लेकिन ईसाई जो है वह किसी भी इसको नहीं छोड़ते हैं, तो वहाँ पे वेस्टर्न कंट्री। फिर अब यह तो धर्म का ओरिजिन हुआ, लेकिन अब इंडियन इस्लाम और इंडियन हिंदू
एक दूसरे के अधिक क्लोज है। वाई? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। एज कंपेयर टू अरबियन हिंदू, अरबियन मुस्लिम, वह दोनों एक दूसरे के क्लोज है। अरब में रहने वाले हिंदू और अरब में रहने वाले मुस्लिम वह एक दूसरे के क्लोज है, और इंडिया में रहने वाले हिंदू और इंडिया में रहने वाले मुस्लिम वह एक दूसरे के क्लोज है, क्योंकि उनके ऊपर भी यहाँ के जलवायु का प्रभाव पड़ेगा, और जलवायु से खान पान, रहन सहन, वेशभूषा क्या होती है, प्रभावित होती है। तो जलवायु का यह व्यापक प्रभाव है। जलवायु का प्रभाव केवल हमको ठंडी और गर्मी लगती है इतना तक ही नहीं है, जलवायु का सोशियो इकोनॉमिकल कल्चरल इफेक्ट भी है, और जिसका संबंध हमारे रिलीजन से भी होता है। और यह साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है व्हिच वाज गिवन बाय ब्रॉक एंड बेव। कल्चरल क्लासिफिकेशन, सांस्कृतिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ब्रॉक एंड बेव ने दिया था। तो यह हो जाएगा हमारा क्या, हिमालय का हमारे सामाजिक सांस्कृतिक। भू सामरिक प्रभाव क्या होगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। हिमालय जो है, आखिर इधर से क्यों नहीं कोई भारत में एंट्री किया, इधर से ही क्यों किया? उसके पीछे रीजन है, हिमालय बहुत बड़ा बैरियर था, और अभी भी जो है यह हमें प्रोटेक्ट करता है। बहुत डिटेल्स में नहीं जाना, एक लाइन में लिखते हुए निकल जाना इसको। तो इस तरह से क्या 150 वर्ड में नहीं लिखाएगा, यह 100% लिखाएगा। बहुत नहीं लिखना है, एकदम नहीं दिमाग, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट भी नहीं है। जो हम लोग आप लोग फील करते हैं वही पॉइंट है, वही जेन्युइन पॉइंट भी है, उसी पॉइंट से इसको कंप्लीट करना है आंसर को। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और यहीं पे इसको क्लियर कर देते हैं, वह भी क्लियर हो जाएगा तो सही रहेगा। वह क्या था? वह था जो हिमालय रीजन में लैंडस्लाइड अधिक आता है, और वेस्टर्न घाट रीजन में लैंडस्लाइड क्या होता है, कम आता है। जैसे वेस्टर्न घाट रीजन यह हुआ और हिमालय रीजन यह हुआ, नहीं है। हिमालय रीजन जो है यह न्यू फोल्डेड माउंटेन है, स्टार्टिंग ही हुआ। हिमालय रीजन क्या है? नवीन बलित पर्वत है। एक चीज और मिस करके, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, एक वो क्वेश्चन और यहां से भी लिंक कराता है तो उसको भी देख ला। जम्मू कश्मीर वाला पढ़ाए थे, करेवा वैली वाला, बताया ना? करेवा वैली, कश्मीर वैली जो है क्या था? करेवा घाटी था, करेवा झील से बना है वह। और जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में जो बाढ़ की घटना बढ़ गई है, फ्लड के जो इंसिडेंट्स हैं वह बढ़ गए हैं, उसके पीछे रीजन है क्या? ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, यह घाटी का एरिया है, यह पूरा फॉरेस्ट एरिया हुआ करता है, कोंधारी वन का क्षेत्र होता है। जम्मू कश्मीर के वन से ही बैट वेट बनता है ना, हाँ समझे, और मुलायम लकड़ी का वन था बेसिकली, और बहुत डेंस फॉरेस्ट एरिया होता था। टेररिज्म और अन्य कारणों से, इलीगल एक्टिविटीज कारण से यहाँ के वनों की कटाई हो गई है। वनों की कटाई हो गई तो अब रिवर के लिए कोई अवरोध नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से क्या होता है, बारिश होती है और तेजी से फ्लैश फ्लड होता है, और तेजी से क्या करता हुआ बाढ़ का शेप ले लेता है। एक और क्लाउड ब्रस्ट, बादल के फटने की घटना, वह भी बढ़ गई है। वह भी क्या, क्लाउड ब्रस्ट बेसिकली होता क्या है? क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है? बादल फटना किसको कहते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, कम समय में तीव्र वर्षा को क्या कहते हैं हम लोग? बादल फटना कहते हैं। और बादल वर्षा क्यों हो, कब होती है? वर्षा होती है हवा के ऊपर उठने से। हवा अगर धीरे धीरे ऊपर उठेगी तो धीरे धीरे वर्षा होगी, और अचानक से हवा ऊपर उठेगी तो कम समय में ही हैवी रेनफॉल होगा। तो अब यहाँ का फॉरेस्ट कट गया। पहले फॉरेस्ट होता था तो एयर स्लोली राइज करता था, लेकिन अब वनों की कटाई हो गई है तो एयर के राइजिंग इंटेंसिटी क्या हो गई है? बढ़ के तेजी से ऊपर जाती है। तेजी से ऊपर जाती है तो क्या होता है? कम समय में वर्षा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अधिक वर्षा होना ही क्या है? क्लाउड ब्रस्ट है, और वह फ्लैश फ्लड का रूप लेता है, और इसलिए कश्मीर वैली में बाढ़ आने की घटना क्या हो गई है? बढ़ गई। तो ये सब पॉइंट है जो कहीं पे भी आप एग्जाम में टेल के फॉर्म में हो सकता है। अब आइए, हम लोग क्या कहां थे? लैंडस्लाइड। हाँ, लैंडस्लाइड जो है हिमालय रीजन में अधिक है, किसके कंपेयर में? वेस्टर्न घाट में। इसका पहला लाइन ही होगा, जो दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो हिमालय नवीन बलित पर्वत का क्षेत्र है जो वर्तमान समय में भी निर्माण की प्रक्रिया से पास कर रहा है, which is passes from the formation process at present time, and western Ghat is part of peninsular stable peninsular plateaus region। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो है हिमालय रीजन जो है मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जोन एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट जोन। पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय रीजन जो है वह भूस्खलन से अधिक संभावित क्षेत्र है
पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में। यह तो नेचुरल काउज हो गए, बट मेन मेड एक्टिविटीज जो है क्या किया, इसको और बढ़ा दिया है। मेन मेड एक्टिविटीज में क्या, डिफॉरेस्टेशन, हाँ, सेटलमेंट इन स्लोपी एरिया, जो स्लोप एरिया का प्रोटेक्शन होता है वो क्या होता है, वन होता है। इस कारण से जो है तेजी से वहां पे वनों की कटाई हुई है और लैंडस्लाइड जो है वह क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो यही 2-3 पॉइंट के साथ इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करके लिख देना। हाँ, सुरंग वाला निर्माण, उसके बाद जो है बड़े बड़े डैम्स का निर्माण, ये सब भी जो है रीजन, हाँ ये सब रहा है। कोई नया एग्जाम्पल हो तो उसको जोड़ देना है, लिख करके कंप्लीट कर देना है इसको, ठीक है। फिगर जरूर बनाना है लेकिन, और उसमें देना है जो वैज्ञानिक, जो भौगोलिक कारण और मानव निर्मित गतिविधि, 2 पार्ट में बांट करके उसको एक्सप्लेन कर लेना है। अब आइए, एक और क्वेश्चन का डायमेंशन हो सकता है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। नहीं, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। सर इसमें जैसे भूस्खलन का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है हिमालयी क्षेत्र में, इसका यूं तो दे सकते हैं सर भौगोलिक कारण में, ज्योग्राफिकल जो कारण होता है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का। हाँ तो बोले न्यू फोल्ड माउंटेन है, नवीन बलित पर्वत है, वही तो वो लिखे थे, जो नवीन वर्तमान समय में निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस फंडामेंटल रीजन है, हाँ एकदम दे सकते हैं। अब देखिए हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। यहां से एक क्वेश्चन होगा और हम ध्यान रखेगा हमेशा, अब हिमालय की उत्पत्ति के बारे में ही डिटेल्स क्वेश्चन नहीं होंगे, वह किसी क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है। हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, हिमालय जो है, या फिर हो सकता है हिमालय जो है, हिमालय का क्षेत्र जो है वह वर्तमान समय में भूकंप, भारत का सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, इसकी व्याख्या करें। एक्सप्लेन व्हाई हिमालय रीजन इज मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन इन इंडिया। तो क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो वही देंगे तो फॉर्मेशन कैसे होगा। हाँ, फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन प्रोसेस, हिमालय at present time passes through the formation process. Because of Himalaya is the example of new fold mountain. यह नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। यह अभी वर्तमान में भी क्या हो रहा है, निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। अब निर्माण की प्रक्रिया क्या है, तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट कैसे कोलाइड कर रहा है, कन्वर्जेंस कर रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है, यही हमारा टॉपिक है। आइए एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यूरेशियन प्लेट है या इंडियन प्लेट है, और इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट डायरेक्शन है वो कुछ कैसा है, देखिए ये तो इधर जो है, इधर अधिक प्रेशर पड़ेगा किसके कंपेयर में, इधर। तो आप अभी हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे मैक्सिमम जो इंटर माउंटेन वैलीज हैं वह पश्चिमी भाग में है, पूर्वी भाग में इंटर माउंटेन वैलीज नहीं है। असम के बाद घाटी तो दिखता ही नहीं है। उसके पीछे रीजन है यहाँ का कॉम्प्रेशनल फोर्स। कॉम्प्रेशनल फोर्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय इज हाइयर देन द वेस्टर्न हिमालय, क्योंकि डायरेक्शनल जो है हिमालय का, जो इंडिया का डायरेक्शन है, जो इंडियन प्लेट का डायरेक्शन है, वह डायरेक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अब कहेंगे डायरेक्शन क्यों है ऐसा, वह इंटरनल रीजन है, वह कन्वेक्शनल करंट से डिसाइड होता है। Origin of Himalaya. हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें क्या क्या लिखेंगे सबसे पहले। सर इससे पहले उत्पत्ति का सिद्धांत जो मतलब जैसे पृथ्वी का जिसमें बना था सर वो देना पड़ेगा सर पूरा। प्लेट टेक्टोनिक भी जाना पड़ेगा। प्लेट टेक्टोनिक जाना हो। प्लेट टेक्टोनिक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तो नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है पृथ्वी की उत्पत्ति सेपरेट फेनोमेनन से हुआ है, और प्लेट टेक्टोनिक जो है वह अलग फेनोमेनन। इसको ऐसे समझिए, पृथ्वी पर सबसे पहले पृथ्वी क्या था, गैस का गोला था, नेबुला था, निहारिका के रूप में था, नहीं था। उसके कूलिंग से क्या हुआ है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है। उसको डी गैसिफिकेशन भी कहते हैं, डी गैसिफिकेशन ऑफ द अर्थ, समझे। कहीं पे रेट ऑफ डी गैसिफिकेशन अधिक था और कहीं पे रेट ऑफ डी गैसिफिकेशन कम था, समझे।
जहां पे अधिक था तो वहां पे अधिक ठंडा हो जाएगा, जहां पे कम था वहां पे कम ठंडा। जहां पे अधिक ठंडा हो जाएगा तो वह कॉम्प्रेशनल फोर्स अधिक होगा, जहां पे कम ठंडा होगा थोड़ा सा क्या होगा, वह ऊंचा रह जाएगा। तो पृथ्वी पर बनने वाला पहला टोपोग्राफी क्या बना, महाद्वीप और महासागर, कॉन्टिनेंट और ओशियन। नहीं, फिर आप देखेंगे जो महाद्वीप है वह किसका बना हुआ है, वह ग्रेनाइट का बना हुआ है, और महासागर जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, बेसाल्ट का बना हुआ है। डेंसिटी ऑफ बेसाल्ट इज हाइयर देन द ग्रेनाइट, डेंसिटी घनत्व जो है बेसाल्ट का वह ग्रेनाइट से अधिक है। यह एक सेपरेट फेनोमेनन है। फिर उसके बाद आगे रिसर्च हुआ, नई नई चीजें डेवलप हुई। उसमें कहा गया पृथ्वी के आंतरिक भाग में, बेसिकली होम्स ने डिफाइन किया था इसको, कॉन्वेक्शनल करंट चलता है। जैसे तुमने बोला था 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। अब पृथ्वी का जो गहराई है वह कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 लगभग 6378 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर राउंड फिगर में अगर हम लोग लेते हैं तो अब 6400 किलोमीटर पे कितना टेम्परेचर होगा, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। हालांकि इस रेट से अधिक रेट से बढ़ा है। द कोर मूवी देखो, उसमें दिखेगा आपको, मूवी है द कोर, उसमें पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर का टेम्परेचर दिखाया। कितना टेम्परेचर है, जब 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होता है तो तापमान का संबंध हम लोग जानते हैं कैसे कैसे होता है। तापमान का कैसे कैसे, तापमान एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, टेम्परेचर, कंडक्शन कन्वेक्शन जाता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडक्शन कन्वेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। जब 6000 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अधिक होता है वह कन्वेक्शनल करंट के फॉर्म में चलता है। और कन्वेक्शनल करंट में हम लोग जानते हैं तापमान के संचरण के लिए सोर्स होना चाहिए माध्यम से, लेकिन कन्वेक्शनल करंट के लिए किसी सोर्स की जरूरत नहीं होती है, और वही सोर्स वह डिफाइन किया गया है। और उसके बाद कहा गया अंदर से यह कन्वेक्शनल करंट चलता है जो इतना शक्तिशाली होता है, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या करता है, तोड़ देता है। और इसका वर्टिकल लेटरल डायरेक्शन है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या करता है, इसको अपने स्थान से डिस्प्लेस्ड कर देता है, विस्थापित कर देता है। यही है कॉन्वेक्शनल करंट का साइक्लिंग, और यही रेस्पॉन्सिबल है भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने का, जो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ते हैं। अब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पे हमको आना है, नहीं आना है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो क्या लिखेंगे, वेरी गुड, ठीक है, यह भी सही है। और बताइए, सर इसमें हुआ कि नॉलेज है, तुम लोगों के पास नॉलेज है। हाँ, और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो उसके अवसाद हुए वो 33 सागर जो माना जाता है सर, उसमें उसका अवसाद ऐसे लिखोगी, नहीं सर, लिखने का तरीका तो मुझे भी पता नहीं लिखने जैसे लिखो, अभी जैसा बोलोगी ना वैसा ही लिखोगी, समझे। इसलिए बोलने में ही अगर इम्प्रूव कर लोगी तो लिखने में भी क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा भी मेंस है, तुम्हारा मेंस नहीं है। अच्छा, बलित पर्वत के निर्माण से हुआ सर। आप ही बताइए सर। नहीं कुछ नहीं, हाँ अवसाद ऊपर की ओर उठता चला गया देखो ऐसे लिखना है इसको, हिमालय विश्व का नवीनतम बलित पर्वत है, सही है। हिमालय इज न्यू फोल्डेड माउंटेन, नहीं, एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्डेड माउंटेन विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसकी व्याख्या किससे होती है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से होती है, जिसमें दो प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के आपस में टकराने से इसकी उत्पत्ति हुई। बोले जो तुम लोग वही हम बोले, सिर्फ एक ऑर्डर था हमारा, नहीं। अब यह भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट टकराया कैसे, इसकी व्याख्या कैसे होती है। इसकी व्याख्या के लिए दो व्याख्या इंपॉर्टेंट है। एक टेथियन हिमालय, ऐसा कहा गया था जब हिमालय जिस स्थान पे है उस स्थान पे एक टेथिस सागर था, और यह साइंटिफिकली प्रूव भी है। और इस टेथियन हिमालय और ट्रांस हिमालय रीजन, तो हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन प्रोसेस हिमालय रीजन क्लासिफाइड एज टेथियन हिमालय और हिमालय रीजन। अब देखो यहाँ पे भी हो टेथियन हिमालय
टेथियन हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय। हाँ, ट्रांस हिमालय में कौन कौन आता है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और नहीं, पीर पंजाल नहीं आता है, पीर पंजाल हिमालय में आता है, ठीक है। और ट्रांस हिमालय जो है वह क्या है? हिमालय से भी प्राचीन है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन प्रोसेस हिमालय कैन बी क्लासिफाइड एज टेथियन हिमालय। हिमालय को टेथियन हिमालय और हिमालय रीजन में डिवाइड करते हैं। अगेन हिमालय रीजन ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। यह क्लासिफिकेशन किस बेस पे है? बनने के टाइम पीरियड के बेस पे, डिफरेंसेस पे नहीं, फॉर्मेशन प्रोसेस के डिफरेंसेस के। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑन द फॉर्मेशन प्रोसेस हिमालय कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हिमालय को क्या कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब टेथियन हिमालय क्या था समझिएगा। ऐसा कहा था हिमालय जहां पे है अभी, वहां पे सबसे पहले टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर, अब टेथिस सागर मीन्स क्या? एक सेलो वाटर एरिया, छिछला सागरीय क्षेत्र था जो हजारों की, ऐसा नहीं सागर होगा तो पोखर जैसा होगा, वो सैकड़ों किलोमीटर में होगा, हजारों किलोमीटर में होगा, बड़ा सा सागरीय क्षेत्र था जिसको जियोसिंक्लाइन थ्योरी कोबर है, कोबर के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया था, भूसन्नति के रूप में उसको एक्सप्लेन किया था टेथिस सागर को। हाँ, तो टेथियन हिमालय था यह, देखिए एक फिगर यह भी बनाना है। यह क्या होगा? यह इंडियन प्लेट होगा, नहीं होगा, इधर से भारतीय प्लेट होगा। और यह क्या होगा? क्या होगा? यह यूरेशियन प्लेट होगा, यूरेशियन प्लेट। यह तिब्बत प्लेट ही हो जाएगा, नहीं जाएगा। और इधर से भी यह आ रहा है डिपोजिशन, यह क्या है? टेथिस सी है, गहरा भाग, इसमें सेडिमेंटेशन आ रहा है। सेडिमेंटेशन आएगा तो इसमें क्या होगा? कॉम्प्रेशनल फोर्स होगा, यहाँ पे लगेगा, दोनों एक दूसरे के क्लोज आने का कोशिश करेगा, क्लोज आने का कोशिश करेगा, जो सेडिमेंट्स है वह क्या होगा? अपलिफ्ट हो जाएगा। अपलिफ्ट होकर के यही बना क्या? टेथियन हिमालय, जो टेथिस सागर के अपलिफ्टमेंट से बना है, ठीक है। तो हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर के अपलिफ्टमेंट से हुआ है, जिसमें टेथिस सागर के सहारे जो है वह हिमालय और जो है यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड किए हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको फिगर बना लीजिए, सॉरी। अभी 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 हम लोग टेथियन हिमालय, ट्रांस हिमालय बन चुका है, अभी तो शिवालिक बन रहा है। अभी आगे हम लोग देखते हैं। इसी वजह से बढ़ रहा है, अभी अभी आगे पूरा क्लियर हो जाएगा हिमालय का हाइट क्यों बढ़ रहा है, हिमालय में अधिक भूकंप क्यों आता है, सब क्लियर हो जाएगा अभी। हाँ, जरूरत नहीं। क्या भूकंप? बिहार मोस्ट बहुत अर्थक्वेक प्रोन जोन में है, क्योंकि बिहार का मैक्स बेसिकली उत्तर बिहार, छोड़ दीजिए पानी, छोड़ दीजिए, उत्तर बिहार शिवालिक रेंज के पास है। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने से हुई है। टेथिस सागर था, टेथिस सागर के सहारे जो अपलिफ्टमेंट हुआ है उसे क्या बना? टेथियन हिमालय, जो ट्रांस हिमालय के फॉर्म में। ट्रांस हिमालय का एग्जांपल कौन कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। दूसरा फिगर से हम लोग चीजों को समझते हैं।
इसी फिगर से कनेक्टेड है वो अभी। अब देखिए, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट कोलाइड कर रहा है, आपस में टकरा रहा है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। यह यूरेशियन प्लेट है और यह क्या है, इंडियन प्लेट है। अब इंडियन प्लेट किसके मार्जिन से कोलाइड कर रहा है, शिवालिक। जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ मिडिल गंगेटिक प्लेन है वह किसके मार्जिन में होगा, शिवालिक के मार्जिन में होगा। दिख रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे हम पेनिनसुलर प्लेट या विंध्याचल मान लीजिए, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, विंध्याचल को। जैसे जैसे हम पेनिनसुलर प्लेट की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे मैदान की गहराई जो है, डेप्थ जो है वह क्या हो रही है, कम हो रही है। हाँ, माउंटेन से प्लेट्यूज की ओर जा रहे नहीं, कम हो रही है। और इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वह बढ़ रही है। जो मार्जिन ऑफ इंडियन प्लेट है, मार्जिन ऑफ इंडियन प्लेट मीन्स किनारा, भारतीय प्लेट का किनारा है, वह कहां है, वह शिवालिक के साथ है, नहीं है। शिवालिक के साथ यह क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट का। तो मैक्सिमम अर्थक्वेक प्रोन जोन भी कौन सा होगा, शिवालिक रेंज होगा। और यह मिडिल गंगेटिक प्लेन होगा। नॉर्दर्न बिहार जो होगा वह क्या होगा, अर्थक्वेक प्रोन जोन होगा। तो यह क्या है, अर्थक्वेक, हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन। क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंस ऑफ मार्जिन, कन्वर्जेंस मार्जिन है, प्लेट है, नहीं है। दोनों प्लेट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कन्वर्जेंस हो रहे हैं। फिर देखिए, ग्रेटर हिमालय है, फर्स्ट ट्रेथियन हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। ओलिगोसीन पीरियड में ग्रेटर हिमालय का एग्जाम हुआ है, लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले। उसके बाद जो है आफ्टर सम टाइम, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले कौन सा हुआ है, लेसर हिमालय हुआ है। और शिवालिक का फॉर्मेशन अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। व्हाई, बिकॉज ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट आर कन्वर्जेंट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। और जब तक यह कोलाइड करता रहेगा तब तक यह बढ़ता रहेगा और अर्थक्वेक आते रहे होंगे। और चूंकि यह बढ़ रहा है इसलिए किसका एग्जाम्पल है, न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। चलिए इसको फिगर को बनाइए तो पहले। टाइम हो गया क्या, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। हिमालय शिवालिक।
यह ट्रांस है, ठीक है ना। दिख नहीं रहा है, मोबाइल में नहीं आ रहा है। हाँ, हाथ से फिगर बनाओ ना। अच्छा, फिगर हाथ से बनाइए ना, हाथ से फिगर कम से कम बना लीजिए। शिवा अभी बताते हैं, इसको समझाते हैं क्या है, ठीक है, एक एक सब समझाते हैं। फिगर बनाइए ना जल्दी से। नहीं, बताते हैं अभी क्या है। पेशेंस, कीप पेशेंस। दो तीन क्वेश्चन लिखाएगा आज, लिख के उसको जो है लाइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए, ये मैंने बोला डीपेस्ट पार्ट है ना, किसका है? शिवालिक का डीपेस्ट पार्ट। ठीक ऐसा ही सेम एज जब ट्रांस हिमालय बना होगा, वहां पे भी इसके पैरेलल डीपेस्ट पार्ट बना होगा, है ना। इस डीपेस्ट पार्ट को कहा गया है इंडो सांगपो सच्चर जोन, ITSHZ, जो डीपेस्ट पार्ट है, ठीक है। और यह भी एक्सप्लेन करता है जो कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, दो प्लेट जहां कन्वर्जेंट होगा वह क्या होगा, वह एरिया सबसे डीपेस्ट एरिया होगा। यह भी एक्सप्लेन करता है प्लेट टेक्टोनिक को। फिर ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच जो बना है यह डीपेस्ट पार्ट, या क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, क्या है यह, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच बना है, क्या बना है, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसको कहीं कहीं देखेंगे मार्जिनल बाउंड्री फॉल्ट भी लिखा रहता है, ठीक है, मार्जिनल बाउंड्री फॉल्ट। फिर उसके बाद देखेंगे शिवालिक और जो मिडिल गंगेटिक प्लेन के बीच बना है वह क्या बना है, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। क्या है यह, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। मैक्सिमम अर्थक्वेक जो आएंगे वह कहां आएंगे, शिवालिक के हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। और हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट के एरिया में जो भी लोकेटेड रीजन है, जैसे नदन बिहार, यूपी का कुछ भाग, वह एरिया अधिक भूकंप प्रोन एरिया होगा। अब वेस्टर्न कहा जो सदर्न प्लेट्यू रीजन है, या क्या है, या इनसाइडर ऑफ प्लेट है, तो यहां पे अर्थक्वेक की संभावना क्या होगी, प्रोबेबिलिटी कम होगी। इसलिए जो है मिडिल गंगेटिक प्लेन एरिया इज मोर अर्थक्वेक प्रोन एरिया, मोर अर्थक्वेक प्रोन जोन एज कंपेयर टू सदर्न प्लेट्यू एरिया। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की तुलना में मध्यवर्ती गंगा के मैदानी क्षेत्र जो है वह अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। क्यों है, क्योंकि मध्यवर्ती गंगा का क्षेत्र जो है लोकेटेड ओवर द मार्जिन ऑफ इंडियन प्लेट्स, इंडियन प्लेट्स के मार्जिन पर लोकेट है, ठीक है, विच इज कन्वर्जेंट बाउंड्री ऑफ प्लेट्स। दैट्स व्हाई मैक्सिमम अर्थक्वेक अकर्ड इन मिडिल गंगेटिक प्लेन रीजन, ठीक है। मैक्सिमम अर्थक्वेक जो होते हैं कहां आते हैं, मध्यवर्ती गंगा के मैदान पे आते हैं। क्यों, क्योंकि यह मार्जिन ऑफ प्लेट्स पे है। अब यह एक्सप्लेन कर रहा है हिमालय के सारे फॉर्मेशन को, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक का। और यह कन्वर्जेंस अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए हिमालय क्या है, किसका एग्जाम्पल है, जो हम लोग पहले लाइन में लिखे थे, हिमालय इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन। व्हाई, अभी भी फॉर्मेशन प्रोसेस से यह पास कर रहा है, गुजर रहा है, इसलिए यह न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो अब हिमालय की उत्पत्ति और उस क्वेश्चन को यहां से आराम से लिख पाएंगे फिगर के साथ, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमारा हुआ है आज। हाँ, कल हम लोग देखेंगे हिमालय का थोड़ा सा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, उसके बाद मिडिल गंगेटिक प्लेन, कोस्टल प्लेन। इससे फिजियोग्राफिक डिवीजन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे, टाइम बचेगा तो मॉनसून को भी हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, कंप्लीट करके निकल जाएंगे। हाँ।